प्राथमिक व्यवसाय। पिछले पाठ में हमने अध्ययन किया, हमने मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं के आधार पर मुख्य व्यवसायों की जानकारी प्राप्त की। इस अध्याय में हम प्रमुख प्राथमिक व्यवसायों का अध्ययन करेंगे जो निम्नलिखित है। देखो, विश्व के प्राथमिक व्यवसाय जो प्रमुख व्यवसाय है वह देखेंगे हम। आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना और खनन, इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे आज। तो पहला पॉइंट है हमारा आज आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार। आखेट का मतलब शिकार करना। तो शिकार करने के लिए व्यक्ति को अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती, एक व्यक्ति भी शिकार कर सकता है। शिकार करने के लिए भौगोलिक स्थिति अत्यधिक कठोर भौगोलिक स्थिति होती है, जैसे या तो शीत प्रदेश होंगे या गर्म प्रदेश होंगे। उन प्रदेशों के निवासी क्या करते हैं, आखेट का कार्य करते हैं, क्योंकि उनके पास और क्रियाकलाप नहीं होते हैं। इस वजह से वह आखेट का कार्य करते हैं। आखेट का कार्य करने के लिए उनको धूप या काफी लंबी दूरी तय करनी होती है। जनसंख्या तो कम होती है इनकी, पर क्षेत्रफल क्या होता है इनका अधिक होता है आखेट करने के लिए। आखेट करने के लिए इनके पास औजार होते हैं, नुकीले तीर में होते हैं। उनके आगे विषाक्त तीर छोड़ते हैं उनके, तो वो जहर की वजह से खत्म हो जाए। दूसरा, उनके जल क्षेत्र में ये विषाक्त मिला देते हैं, उस वजह से उनका शिकार ये कर पाते हैं। दूसरा, ये अपने जो भोजन होता है आखेट शिकार किया हुआ उसको छोड़ते नहीं है, खाने के बाद उसको सभी को खा जाते हैं। जैसे एक बुशमैन व्यक्ति लगभग आधी भेड़ खा सकता है। तो और ये बास या खराब खाना नहीं देखते, क्योंकि वे गर्म प्रदेशों में निवास करते हैं। इस वजह से वह खराब हो जाता है, बाद के लिए नहीं छोड़ते, एकत्रित नहीं कर पाते हैं ये अपने शिकार या अपने भोजन को। जिस दिन खाना है उसी दिन खा लेते हैं, या उसे कि ये खराब हो जाएगा या नहीं होगा ऐसा नहीं देखते, क्योंकि ये उष्ण प्रदेश होते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेशों में जहाँ शिकार किया जाता है उन क्षेत्रों में, कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्रों में। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां या तो विलुप्त हो गई है या संकटापन्न है। भारत में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। केवल कुछ विशिष्ट प्रदेशों में निवासी आखेट में जीवन यापन करते हैं। जैसे कुछ एक जनजाति है भारतीय क्षेत्र में, उत्तरी सेंटिनील द्वीप में ये अंडमान निकोबार में अवस्थित है। इस द्वीप में सेनेटिलीज जनजाति पाई जाती है, जो आज भी वैध तरीके से शिकार कर सकती है, यानी से छूट है। यह बिल्कुल आदिम जनजाति है। आज भी हम विश्व की 6ठी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, उसके बावजूद भी ये जनजाति क्या है, बिल्कुल आदिम जीवन यापन करती है। इस वजह से इस क्षेत्र को पर्यटन निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ पे हम नहीं जा सकते और ये लोग शिकार कर सकते हैं। अब देखते हैं हम विश्व में प्राथमिक व्यवसाय क्षेत्रों को। अब हम इस मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनजातियां कहाँ निवास करती है। जैसे पहला क्षेत्र दे रखा कर्नाटक के टुंड्रा और टेंगा प्रदेश में एस्किमो जनजाति द्वारा। तो कर्नाटक
ये टुंड्रा और प्रदेश तेलंगावन, ये उत्तरी अक्षांश जो ऊपर अक्षांश है, बर्फीले अक्षांश, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अध्याय 2 में हमने अध्ययन कर दिया है इस एस्किमो जनजाति का कि वो किन क्षेत्रों में निवास करती है, एल्यूट क्या है, कयाक क्या है, वो सब इन्हीं एस्किमो जनजाति के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था। तो ये क्षेत्र किन अक्षांशों में? उत्तरी अक्षांशों के अंदर। यह क्षेत्र कनाडा, रूस में विस्तृत है, ग्रीनलैंड इनकी तरफ, आइसलैंड। दूसरा उत्तरी साइबेरिया में बसने वाले सोमयान, टुंगजाकूट, माइट, चकची, कोरियाक और जनजातियां। तो उत्तरी साइबेरिया कौन सा है? रूस को ही साइबेरिया कहा जाता है। तो ये रूस के उच्च अक्षांश क्षेत्रों में यह जनजातियां पाई जाती है। तीसरा कालारी मनुष्य में बुशमैन जनजातियों द्वारा। तो देखो कालारी मनुष्य कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति का भी हमने अध्याय 2 में अध्ययन किया था कि बुशमैन जनजाति इनके कैसे क्रियाकलाप होते हैं, क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं। तो वह कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में कालारी मनुष्य में निवास करते हैं, यानी अत्यंत कठोर जलवायु में निवास करते हैं। ये उष्ण जलवायु में और ये शीत जलवायु में। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति द्वारा। तो कांगो बेसिन कहाँ है? इसी के ऊपर यहाँ पे कांगो नदी कर जिस प्रकार कर्क रेखा तो माई नदी 2 बार काटते है, उसी प्रकार भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। यहाँ पे पिग्मी जनजाति मतलब ये नाटे करके होते हैं, जिनकी हाइट 3 से 4 फीट के बीच रहती है, यानी इनकी हाइट कम होती है। ये कहाँ निवास करते हैं? कांगो नदी के आसपास के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में। मलाया से मोंग व सकाई जनजाति, यह भी कहाँ निवास करते हैं? अफ्रीकी प्रदेश में। बोर्नियो में पुनाम द्वारा। बोर्नियो देश ये देखो यहाँ पे है, तो ये इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां हैं। न्यू गिनी भी इसी के पास है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। यहाँ पे तो ये जनजाति यहाँ पे निवास करती है। ये क्षेत्र है इसका। अमेजन बेसिन में जीवारो या गुआ जनजाति द्वारा। तो अमेजन कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में, यहाँ पे अमेजन प्रदेश। तो इसका प्रभाव क्षेत्र है, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है जो अफ्रीका में है, पर प्रभाव क्षेत्र यानी क्षेत्र के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। लंबाई के अनुसार नील और चौड़ाई के अनुसार अमेजन। देखो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस चित्र में आखेट करते हुए 2 व्यक्तियों को, और ये आखेट करके अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ये बुशमैन जनजाति है, यानी ये प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न जाति है। सभी के पास एक एक भेड़ है और सभी लगभग एक भेड़ को एक व्यक्ति खा सकता है। देखो आगे देख सकते हैं हम तीर से शिकार करते हुए व्यक्तियों को। ये इनके घर है बुशमैन जनजाति के, ऐसे घरों में निवास करते हैं ये। इन क्षेत्रों की दिनों दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, सीमित होते जा रहे हैं। कई स्थानों पर आखेट में संलग्न जनजातियों के लोग भी स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे हैं। किस वजह से रहने लगे हैं? वर्तमान परिवेश की वजह से और वर्तमान भावी तकनीकी और सरकारी नीतियों की वजह से यह इस तरह निवास करने लगे हैं और अपने प्राचीन क्रियाकलापों को छोड़कर नवीनतम क्रियाकलाप अपनाने
नहीं लगे। इसी वजह से संस्कृति के भाग कौन होते हैं? मूलतः जनजातियां, यानी संस्कृति किन में पाई जाती है? जनजातियों में पाई जाती है। जनजातियों में हम देख सकते हैं सांस्कृतिक परिवेशों को, यानी प्राचीन ढंग से जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक जो विशिष्टता होती है वह उन्हीं में हम देख सकते हैं। तो वह भी संकटापन है। जो संकटापन जीव जंतु होते हैं उन्हें किस किताब में सम्मिलित किया जाता है? रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है अपना संग्रहण। संग्रहण यानी संग्रहण करने वाली जनजातियां या व्यक्ति वनों से एकत्रित करते हैं कुछ फल, फूल, पत्तियां, कंदमूल आदि इकट्ठा करते हैं और यह वनों को या पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आसान तरीके से पर्याप्त होने वाले वस्तुएं प्राप्त करते हैं ये, और इनकी जीविकार्जन का मुख्य संसाधन संग्रहण ही होता है। पत्ते इकट्ठा करना, ये ना पशु पालते हैं, पशुपालन का कार्य भी नहीं करते हैं संग्रहण करने वाले व्यक्ति, और ये वनों पर ही आधारित होते हैं। वनों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वनों से आसान तरीके से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को ही प्राप्त कर पाते हैं। इनके क्षेत्र निम्नलिखित है। यह न्यूनतम परिश्रम करते हैं। इनके क्षेत्र देख सकते हैं मलाया प्रायद्वीप में से मोंग व सकाई जनजाति। देखो इसमें प्रमुखतः मलेशियाई क्षेत्र के आसपास, तो मलेशिया कहाँ है इसमें? ये इसके आसपास क्या किया जाता है? एकत्रित का कार्य किया जाता है। दूसरा अमेजन बेसिन। अमेजन कहाँ है? ब्राजील के पास, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, तो इसके बेसिन में किया जाता है। कालारी मरुस्थलीय क्षेत्र। कालारी मरुस्थलीय क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी एशियाई आंतरिक प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र है जो मुख्यतः विश्व में बड़े बड़े रॉकीज, एंडीज, अल्पास, हिमालय इन क्षेत्रों में, और दक्षिण पूर्वी एशिया यानी इस दक्षिण और पूर्वी ये इस एशिया महाद्वीप के अंदर क्या किया जाता है? संग्रहण का कार्य किया जाता है। संग्रहण का कार्य करने के लिए यह किसी औजार की आवश्यकता नहीं होती है। इनको यह अपनी सुविधा के अनुसार जितना हो सकता है उतना संग्रहण कर लेते हैं, और उनका उपयोग अनेक प्रकार के आधुनिक काल में भोजन संग्रहण के कार्यों का कुछ भाग व्यवसायीकरण भी हो गया है। यह लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधियां पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। विभिन्न वृक्षों की छालों का उपयोग कुनेन बनाने, चमड़ा तैयार करने व कार्क तैयार करने के लिए किया जाता है। देखो ये सिनकोन का पौधा है, इससे क्या किया जाता है? औषधि बनाई जाती है। कुनेन औषधि बनाई जाती है इस सिनकोन के पौधे से। सिनकोन एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। इनकी छाल से कुनेन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया ज्वर की दवा है, यानी मलेरिया में काम में ली जाती है। ये आप लोग देख सकते हो, ये क्या है? कार्क, यानी ये निर्मित किया हुआ माल है, पेड़ के बाएं भाग से प्राप्त किया जाता है। ये कार्क बनाया जाता है। कार्क इसके तनों में त्वचा स्थान पर अवस्थित मृत कोशिकाओं के बने ऊतकों का मोटा स्तर होता है। इनके कारण सामान्यतः हवा और पानी पेट के भीतर नहीं जा सकते हैं। उनसे ये कार्क प्राप्त किया जाता है। जैसे ये बाएं भाग है पेड़ का, तो यहाँ से इसे क्या किया गया है? छीला निकाला गया है इस तरफ से, यहाँ इस जगह से कार्क तैयार किया गया, यहाँ से निकाल लिया गया
तो इससे पेड़ को भी नुकसान नहीं हुआ और इनका कार्य भी हो गया। देखो यहाँ ये इस चित्र में दिखाया जा रहा है ये संग्रहण कैसे करते हैं। तेंदू के पत्ते हैं उनको तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे ये इकट्ठा कर लिया गया है इनको तेंदू के पत्तों को, फिर बाजार में निर्मित करके तैयार माल भेजा जाता है। आगे इसी कड़ी में हम देखते हैं पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ व क्रांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। रेशों को कपड़ा बनाना तथा दृढ़ फल को भोजन व तेल बनाने के लिए किया जाता है। तने का उपयोग रबर, बलाटा, गोंद व रोल बनाने में होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे रबर कैसे बनाया जाता है। जैसे ये पेड़ है और इससे यहाँ पे किसी पदार्थ या वस्तु में इसके दूध को निकाला जाता है। बलाटा भी इसी प्रकार से बनाया जाता है, वह अलग पेड़ से प्राप्त होता है। तो दोनों ही इसी क्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, रबर और बलाटा दोनों ही। विश्व स्तर पर संग्रहण का महत्व तो अधिक नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं संग्रहण को आज के आधुनिक स्तर पर तकनीकी और अनेक प्रकार के क्रियाकलापों से प्रतिस्पर्धा करनी होती है, जो वह प्रतिस्पर्धा में क्या होता जा रहा है, असफल होता जा रहा है दिनों दिन। यह अभी इसी वजह से अस्तित्व में है क्योंकि इसकी आवश्यकता है, इसकी जगह वो मशीनें नहीं ले पा रही है। अभी अनेक प्रकार की औषधियाँ पेड़ों के फल, फूल, पत्तियों, जड़ों, छाल आदि से बनाई जाती है। इस वजह से इस व्यवसाय में आज भी कुछ व्यक्ति संलग्न है, वरना इस प्रतिस्पर्धा के दौर में ये व्यवसाय कभी का खत्म हो चुका होता। तीसरा है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना, देखो भारत में अधिकांशतः व्यक्ति शाकाहारी और मांसाहारी है, यानी उत्तरी भारत में ज़्यादातर जनसंख्या शाकाहारी है, दक्षिणी भारत में मांसाहारी है। उसका कारण क्या है? भौगोलिक कारण, क्योंकि उत्तरी प्रदेश में महासागर नहीं है। भारतीय क्षेत्र जैसे भारत यूं भी आकार की है, तो इस क्षेत्र तक भारत क्या है, जल से घिरा हुआ है। इससे ऊपर वाले क्षेत्र में स्थल भाग है, तो यहाँ पे इधर और इधर महासागर है, तो यहाँ से क्या किया जाता है, मछलियों को पकड़ा जाता है एकत्रित। तो यह इन क्षेत्रों में अधिक किया जाता है, ये नहीं कि उत्तर भारत में किया ही नहीं जाता ये व्यवसाय। उत्तर भारत में तालाबों, झीलों, बांधों, इनके अंदर मछलियाँ पकड़ी जाती है। बढ़ती जनसंख्या और खाद्य पदार्थों पर दबाव बढ़ने के कारण इस व्यवसाय का आधुनिकीकरण भी हुआ है। मछली पकड़ने के व्यवसाय का आधुनिकीकरण भी हुआ है, क्योंकि खाद्य पदार्थों पर दबाव बढ़ रहा है। इस वजह से मछली पकड़ने के व्यवसाय पर भी दबाव बढ़ा है। मछली पकड़ने का मुख्य उद्देश्य वैसे तो भोजन होता है, इसके अलावा इससे खाद तैयार किया जाता है, इसका तेल निकाला जाता है, पशुओं को खिलाया जाता है, दुधारू पशुओं को मछली, जिससे अधिक दूध दे सके। तकनीकी विकास एवं बढ़ती जनसंख्या की उदरपूर्ति की मांग के कारण मत्स्य व्यवसाय में आधुनिकीकरण हुआ है। मछलियाँ हमेशा ज़्यादा मछलियाँ कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे ठंडी और गर्म धाराएं। तो मछलियाँ हमेशा जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है, उन स्थानों पर मछलियाँ अधिक पाई जाती है। तो उन स्थानों पर मछलियों को पकड़ने का कार्य भी अधिक किया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि विश्व के मानचित्र में मछलियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती है। देखो उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, तो उत्तरी प्रशांत महासागर क्षेत्र ये इधर भी है और इधर भी है। तो इन क्षेत्रों में क्या मछली पकड़ने का कार्य अधिक किया जाता है। इधर उत्तरी क्षेत्र से क्या आती है, ठंडी गर्म
जलधाराएं आती है और नीचे से क्या आती है, गर्म जलधाराएं आती है। इस वजह से यहाँ पर मछलियाँ अधिक पकड़ी जाती है। उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र और अटलांटिक महासागर कौन सा है, ये वाला उत्तरी अटलांटिक यहाँ से ऊपर वाला, और दक्षिणी अटलांटिक यहाँ से नीचे वाला महासागर है। तो इस क्षेत्र में भी क्या किया जाता है, मछलियाँ अधिक पकड़ी जाती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र ये क्षेत्र, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मछलियाँ अधिक पकड़ी जाती है। जापान सागर क्षेत्र, जापान सागर क्षेत्र यहाँ चीन, जापान चीन के पास, तो इस क्षेत्र में भी मछलियाँ क्या की जाती है, अधिक पकड़ी जाती है। आदिम प्रकार का एक यही व्यवसाय है जो जिसका आधुनिकीकरण अधिक हुआ है और वह अवस्थित है। अगला पॉइंट है अपना पशुचारण। पशुचारण, जब इन व्यक्तियों को आखेट और संग्रहण से पूर्ति या आवश्यकता नहीं हुई या अपना जीवन को और अच्छे तरीके से जीने की ये आकांक्षाएं रखने लगे, तब इन्होंने क्या किया, पशु पालने का कार्य किया। पशु पालने के लिए उन्होंने क्या किया कि उस समय उनके पास स्थायी घर नहीं थे, यानी स्थायी आवास नहीं थे। पशुचारण करने या पशु पालने के बाद वह स्थायी घरों में अपने और पशुओं की सुरक्षा के लिए स्थायी घरों का निर्माण किया। हमने देखा था अधिवास वाले पाठ में कि कैसे उन्होंने अधिवासों का निर्माण किया। अब पशुचारण करने के लिए वह व्यक्ति इनसे अधिक सुख सुविधा की उम्मीद करने लगा। ये पशुओं से वह दूध, चमड़ा, मांस आदि प्राप्त खाद कर सकता था। इस वजह से उसने पशुपालन किया। पशुपालन के लिए उसे मुख्यतः चारे की आवश्यकता होती थी, तो वह क्या करने लगा था, ऋतु प्रवास करने लगा था। ऋतुओं के अनुसार प्रवास करता था, इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यह पशुचारण का कार्य मुख्यतः ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में किया जाता है, यानी कहीं पे ढलान है, कहीं पे ऊंचाई, कहीं पे पत्थर, कहीं पे मैदानी क्षेत्र, कहीं पे नदियाँ, ऐसे क्षेत्रों में किए जाते हैं। या अत्यंत कठोर जलवायु प्रदेशों में, शीत प्रदेशों को छोड़कर उष्ण प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, इन प्रदेशों में यह पशुचारण का कार्य किया जाता है। अब हम पशुचारण को दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। देखो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, यह मैदान 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। या 100 सेमी से कम बारिश प्राप्त होती है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस घास की ऊंचाई 1.8 से 3 मीटर के बीच होती है। इन घास के मैदानों को सूडान में सवाना, देखो हमने पहले भी देखा था इन घास के मैदानों को, पिछली कक्षा में भी देखा था। तो सवाना यहाँ बोला जाता है सूडान में। वेनेजुएला में लानोस और ब्राजील कंपास और अफ्रीका में पार्कलैंड यहाँ बोला जाता है और कंपास इन क्षेत्रों में बोला जाता है इस घास को। यानी ये कौन सी घास है, उष्णकटिबंधीय घास। और हमने शीतोष्णकटिबंधीय घास भी देखी थी पिछले अध्याय में, मानचित्र में अच्छे तरीके से भर के हमने उसका अध्ययन किया था। तो ये बार बार एक घास से पूछी जाती है में, तो इनको हमको ध्यान से देखना होगा। तो देखो फिर से देख लो, सवाना घास इन क्षेत्रों में पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में, सूडान के क्षेत्र में। दूसरी है वेनेजुएला में लानोस, तो वेनेजुएला कहाँ है, यहाँ उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में। और पास पाई जाती है ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका में। तीसरी दे रखी है पार्कलैंड, जो पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। एक घास और है जो इसी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, सेराडोस।
जो भी कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील में ही पाई जाती है, जो कैसे उष्णकटिबंधीय घास है। तो इन घास के प्रदेशों में पशुचारण का शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यह घास के मैदान विश्व में 30 डिग्री अक्षांश से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, यानी 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य ऊपर इस क्षेत्र में, और 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये घास के मैदान। इन घास के मैदानों को यहाँ बोला जाता है उत्तरी अमेरिका में पेरिस, यहाँ बोला जाता है पंपास दक्षिणी अमेरिका में, और अफ्रीका में बोला जाता है वेल्स। अफ्रीका महाद्वीप में इस क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका में बोला जाता है वेल्स। ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है डाउन्स। पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में बोला जाता है स्टेपीज। स्टेपीज दो महाद्वीपों में बोला जाता है, एशिया और यूरोप में। पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में स्टेपीज। कैंटरबरी बोला जाता है न्यूजीलैंड में। पुस्ताज बोला जाता है हेनरी में, यहाँ पे यूरोप महाद्वीप में पुस्ताज। तो यह मुख्य प्रकार की घास है, शीतोष्ण घास है। शीतोष्ण और उष्ण दोनों में फर्क होता है। वह गर्म प्रदेशों की घास होती है, ये ठंडे प्रदेशों की घास होती है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में पशुचारण अधिक किया जाता है। पशुचारण के साथ यहाँ देखो तीसरा क्षेत्र है, इसमें मरुस्थलीय क्षेत्र। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों का हमने अध्ययन किया था। थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? भारत और पाकिस्तान। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में पूर्व दक्षिण की तरफ अफ्रीका महाद्वीप में। अरब मरुस्थल है अरब कंट्रीज में। इस प्रकार इन मरुस्थलीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार का व्यवसाय किया जाता है। ये व्यवसाय आदिम ढंग का भी हो सकता है और अति विकसित एवं वैज्ञानिक ढंग से व्यापारिक स्तर का भी हो सकता है। अब हम देख सकते हैं कि इस प्रकार का व्यवसाय किन क्षेत्रों में किया जाता है। और देखो अगला टॉपिक आ रहा है अपना, इसी में चलवासी पशुचारण, यानी यह ऋतु प्रवास करते हैं। इस प्रकार के पशु रखने वाले व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे की आवश्यकताओं के लिए प्रवास करते हैं, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया? चलवासी पशुचारण। दूसरा पॉइंट है अपना इसमें वाणिज्यिक पशुचारण, यानी वाणिज्यिक तरीके से पशुचारण किया जाता है, जो आप लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो। इसमें एक साथ कितनी गायें हैं, अधिक संख्या में गायें हैं। बड़े बड़े फार्मों में इन गायों को रखा जाता है। भेड़ गाय भैंस कुछ भी रख सकते हैं एक ही स्थान पर। तो इन दोनों टॉपिकों को हम कल